हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द रचना के बारे में। ये हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक होगा, ठीक है। और ये जो दोस्तों मैं पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, ये चौथा पार्ट है। जिन लोगों ने भी आगे का 3 पार्ट नहीं देखा है वो लोग मैं चाहूँगा देख लें वीडियो, ठीक है। उससे क्या होता है, देखिए पूरी हिंदी को हम बेस से समझ रहे हैं, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। मात्रा से कहानी शुरू किया था, स्वर व्यंजन सबको एक एक करके टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। ये चौथा पार्ट है और ये हमारा टॉपिक है शब्द रचना। केवल एक ही वीडियो होगा दोस्तों, इसका एक ही पार्ट होगा। इसके आगे का जो वीडियो होगा वो वाक्य रचना होगा। फिर हम शब्द से कहाँ पहुँचेंगे, वाक्य पे। तो चलिए आइए इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्द रचना क्या होता है, हमने समझ गए हम लोग की अक्षर क्या होता था, ठीक है। वर्ड क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर लिया है। और अब बातें कर रहे हैं हम लोग शब्द के बारे में, यानी इस शब्द रचना यानी शब्दों की रचना कैसे होती है। देखिए, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। सार्थक संघात मतलब क्या है, देखिए जब एक से ज़्यादा वर्ड आपस में संघात करते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, सार्थक रूप से मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे राम हो गया, यहाँ पे 2 शब्द मिला ना, र फिर म भी मिला है, उसके साथ मात्रा मिली है, तो सार्थक संघात हुआ ना। राम, श्याम, गीता, सीता, आकाश, देवता, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, सबके सब क्या होते हैं, सबके सब सार्थक संघात से बने हुए हैं, जिनका कोई मीनिंग है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको शब्द कहते हैं। शब्दों के रूप के बारे में जानते हैं, शब्द के कितने रूप होते हैं। तो बचपन में लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि 2 रूप होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द माने वे शब्द जिनका एक अर्थ हो, जिनका कोई स्पष्ट अर्थ हो, और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्दों के भेद के बारे में। यहाँ तक तो हर बच्चा जानता है, लेकिन जैसे बात आती है सार्थक शब्दों के भेद के बारे में, तो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं पता होगा कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से बना के लिखा है, समझिए यहाँ पे 5 भेद होते हैं कुल। इन 5 के बारे में डिटेल से पढ़ना है और आज ही सारी चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ रचना के अनुसार देखेंगे। देखिए भेद हमने कल बताया था आपको कि भेद कुछ अलग से नहीं होता है। भेद माने क्या, किसी चीज़ को कितना आसान करके पढ़ लें, यानी बात कर रहे हैं। देखिए 2 अक्षर का यहाँ पे शब्द है, फिर शब्द। इतने छोटी सी शब्द को जानने के लिए इन 5 भागों में बांटकर हम इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई शब्द होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो शब्द जो पहला आधार है बनने का, वो रचना के आधार पर देखेंगे कि कैसे इनकी रचना हुई है। शब्दों की रचना जैसे मान लीजिए मैंने बोला कलम, और ये आपको सामने दिख रहा है कलम। तो ये कलम, इसका नाम किसने रखा, क होगा, ल होगा, म होगा, ये किसने कहा, किसी ने क्यों इसको मलक क्यों नहीं बोला, किसी ने इसको लमक क्यों नहीं बोला, क्यों सारे लोग इसे कलम ही बोलते हैं। तो ये हो गया, हम बातें करेंगे रचना के अनुसार, ठीक है। इनकी रचना कैसी हुई है। फिर हम बात करेंगे उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्द कैसे बनते हैं। फिर बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का क्या रूप होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कैसे रूप उनका डिसाइड होता है। इसके बाद विकार या प्रयोग के आधार पर। इस तरह से कुल 5 हैं, ठीक है। जिनको नहीं याद हो रहा हो मत परेशान हो, आगे पढ़ते जाइए आप हमारे साथ, सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगी। आइए पहली वाली टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रचना के आधार पर इस जो शब्द होते हैं वो कैसे डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। तो इसके डिक्लेयर करने के जो आधार हैं वो कुल 3 आधार हैं। रचना के आधार पर कितने आधार है, 3। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद पूछे जाते हैं, तो क्या है, 3। कैसे याद करेंगे, देखिए र, च, ना, कितने शब्द हैं, 3 शब्द है। तो याद रहेगा आपको रचना में कितने हो गए, 3। एक तरीका याद करने का, ठीक है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, र ऐसे बनता है, इसको 3 बना दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं, 3। रचना के आधार पर 3 प्रकार से हम क्या करेंगे, शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। और अंदर से भी क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहली बात होती है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और यौगिक शब्द किसे कहते हैं। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है ना। मैंने दोस्तों सिर्फ एक लाइन लिखा है सबके बारे में, सिर्फ एक लाइन, और ऐसी लाइन जो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए और एक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए रूढ़ माने क्या होता है, रूढ़ माने होता है ना ऐसा शब्द जिसका विभाजन नहीं हो सकता। सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपको। रूढ़ माने क्या होता है, ऐसा शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात याद रखिए। अगर मैं आपसे कहूँ इस कलम जो शब्द मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे कलम जो शब्द लिखा है, इसका विभाजन करिए, क्या इसका विभाजन करने से आपको कुछ मिलेगा। चलिए मैं कहता हूँ क आप बाहर निकाल दिए, तो क धन लम मतलब क्या,
बोलिए। अगर मैं कल भी बाहर निकाल दूँ, कल धन म, मतलब क्या? कुछ नहीं, मतलब ऐसा शब्द जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, वही क्या है? ऋण शब्द है। जैसे घर, अब यार घर को अगर आप चाह जाओगे तो अलग कर दोगे, लो अलग हो गया, घ धन र, तो इससे मिल क्या गया? कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है ना, यानी ये क्या है? निरर्थक हो जाएगा। अगर इसको आप अलग कर देंगे तो घर की जो मीनिंग है वो निरर्थक हो जाएगी। इसका मतलब घर का संधि विच्छेद या घर का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो घर हो गया, आंगन हो गया, पुस्तक हो गया, काट हो गया, कलम हो गया, कार हो गया, बस हो गया, इस तरह से कोई भी चीज़। तो दोस्तों आप रटो मत, आखिर यार आप रटोगे तो कितना रटोगे बताओ? कितना रूढ़ शब्द आप याद करोगे? तो आप मैटर को समझो। एग्ज़ाम में जो भी आपसे पूछेगा आप उसके अर्थ को समझिएगा कि यार क्या इसको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर वह टूट जा रहे हैं, ठीक है, तब तो वो ऋण शब्द नहीं है, और अगर नहीं टूट रहे हैं तो क्या है? ऋण शब्द हैं, ठीक है? टूटने के बाद उनका अर्थ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसा तो हमने ज़बरदस्ती तोड़ दिया घ धन र, क्या कर लोगे? तो ऐसे नहीं, ठीक है? तो टूटने के बाद कुछ अर्थ होना चाहिए। एक लाइन की बात याद रहेगी आपको ना। आइए बात करते हैं दूसरा लाइन, योग रूढ़ क्या होता है। बहुत आसान है, ठीक है? बहुत आसान है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा रूढ़ के बारे में, रूढ़ जहाँ लिखा था तो मैंने बोला इसका विभाजन नहीं हो सकता। योग रूढ़, योग माने क्या होता है? योग माने बोल रहा है कि इसका विभाजन हो सकता है। योग माने जोड़ा गया है, अलग से जोड़ा गया है, यानी जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देने लगते हैं। देखिए ध्यान से, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे मैंने बोला गजानन, तो गज धन आनंद, यानी देखिए गजानन, गज धन आनंद, दो शब्द हो गया। तो गज माने हाथी, आनंद माने, ठीक है ना सर? तो गजानन किसको बोलते हैं? गजानन हम बोलते हैं गणेश जी को। लंबोदर, लंबधन उदर, लंबा है सूर्य जिसका सूर्य लंबा होता है, तो भाई सूर्य तो हाथी का भी लंबा होता है, लेकिन लंबोदर हम किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो सिंपल सी बात कर लें दोस्तों, योग रूढ़ क्या होता है? एक लाइन की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे जो पर्यायवाची हो ना, जो पर्यायवाची हो, या आप कह सकते हो कि पर्यायवाची छोड़िए, इससे अच्छा मीनिंग आप ले सकते हो, जैसे जो बहुब्रीहि समास आप पढ़े हो। चलिए अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुब्रीहि समास भी छोड़िए। देखिए पर्यायवाची ले लीजिए, ठीक है? ऐसा कोई पर्यायवाची जो किसी तीसरे चीज़ को स्पर्श, जैसे दशानन, तो लिखा है दशानन, 10 है आनंद जिसका कितने सिर हो? 10 आनंद हो, आनंद माने सिर, तो जिसके 10 सिर हो वो क्या है? दशानन है। अब बोलते किसको? रावण को। गजानन, जिसका आनंद, जिसका सिर क्या हो? हाथी, जिसका सिर हाथी के समान हो, वो क्या हो? गजानन, मतलब गणेश जी, ठीक है? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाएं किसकी? विष्णु जी की। तो ये एक तरीका होता है। पंकज को कमल बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये एक तरीका होता है, ठीक है? तो योग रूढ़ शब्द को क्या होते हैं? देखिए कुछ शब्द अगर आप सोच रहे होंगे पंकज, भाई इसको भी अलग करके तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये पंकज होता है ना, ये पर्यायवाची में आ जाता है और इसको योग रूढ़ में माना जाता है, ठीक है? तो इसलिए आप सिंपल से कुछ चीज़ें जो एक्सेप्शन टाइप में दिख रही होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, इसका एक चैप्टर होगा आपके सामने, ठीक है? ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है? आइए आगे बातें करते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होता है? ये भी देखिए दो रूढ़ शब्द से मिलकर बना होता है, लेकिन कोई भी तीसरा अर्थ नहीं देता। मतलब योग रूढ़ यौगिक में थोड़ा सा अंतर है खाली। ये योग रूढ़ वाला जो है ना, ये अर्थ देता है, यौगिक वाला अर्थ नहीं देता, उसका सेम मीनिंग होता है। मतलब आप गजानन बोलोगे तो गजानन, मतलब उस तरह तो आप समझ जा रहे हो कि गणेश जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वही चीज़ यौगिक में आओगे तो उसकी मीनिंग भी वही रहेगी। जैसे विद्याधन आलय, तो विद्यालय फिर कुछ और पता चलता है क्या? विद्यालय तो विद्यालय होता है। रेलधन गाड़ी, तो रेलगाड़ी होती है। घुड़सवार, घोड़े पे जो सवार है, घुड़सवार तो घुड़सवार होता है। तो मीनिंग चेंज नहीं होती है, अर्थ वही रहता, कोई तीसरा अर्थ नहीं देता, तो यौगिक हो जाता है। तो रचना के आधार पर कुल कितने हमने पढ़े? 3 रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग आ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों कुल 4 हो गए। तो देखिए उत्पत्ति भी कितने हैं? 1 2 आधा त मिल के 3 और एक तो बड़ा वाला त मिल के 4। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? 4। तो दोस्तों ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है? ट्रिक कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप देख कैसे बना सकते हैं ना। देखिए एक शब्द और प वाला हो गया दूसरा शब्द, ये त हो गया तीसरा, और आधा त यहाँ पे आधा त यहाँ पे, तो मिल के पूरा त हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 4। तो 4 हो गए, ठीक है? हालांकि 4 ही होते हैं, लेकिन अभी जल्दी में एक चीज़ को और शामिल किया गया 5, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप 4 ही करेंगे, ठीक है? तो देखिए एक होता है तत्सम शब्द, नाम सुना आपने, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ठीक
ठीक है। सभी का एक चैप्टर होगा दोस्तों, डिटेल में जो हम बातें करेंगे वो चैप्टर में करेंगे। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं शब्द के बारे में, ठीक है। आइए, तत्सम शब्द अगर पूछे आपसे कोई कि क्या होता है तत्सम, तो देखिए तत्सम जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना, तत् धन सम, तत् धन सम। तत् माने होता है उसके, सम माने होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? उसके माने किसके? उसके मतलब संस्कृत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदी के जो शब्द संस्कृत के समान हो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जो शब्द संस्कृत के समान है वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे क्या है, देखिए धन, नारी, सीमा, राष्ट्र, बालक, रवि, गौरव, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं, ठीक है। ये सब क्या है? तत्सम शब्द माने जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह देखिए मैं आपको जब वहाँ चैप्टर में आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा कि तत्सम तद्भव को आप कैसे पहचानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फंडे आपको बताऊँगा, तुरंत देख के आप समझ जाएंगे। तद्भव माने क्या होता है दोस्तों? तद धन भव, यानी इस प्रकार से होना। तद माने होता है इस प्रकार से, भव माने होना, ठीक, इस प्रकार से होना। जैसे देखिए तत्सम जो है ना, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा हैरानी होगा। देखिए जो कुक्कुर वर्ड होता है ना, हमको लगता है तद्भव है, लेकिन नहीं, ये तद्भव नहीं होता। ये क्या होता है? तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है? कुक्कुर को हमने कुत्ता बना दिया, ठीक है। तो कुक्कुर जो तो संस्कृत का शब्द था, कुत्ता जो है हम लोगों ने तद्भव बना दिया। तद्भव देखिए ज़्यादातर हम लोग अपने भाषा में तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे आम होता है ना दोस्तों, आम, तो आम क्या है? आम जो है तद्भव है। हालांकि आम को संस्कृत में आम्र बोला जाता है। जैसे घर क्या है? घर तद्भव है, लेकिन घर को क्या बोला जाता है? गृह बोला जाता है। तो इसी तरह से होता है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। जो संस्कृत टाइप का शब्द लगेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आइए, मयूर जैसे होता है, मयूर देखिए तत्सम होता है। मयूर को हमने शॉर्टकट में क्या बोलना शुरू कर दिया? मोर, 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 ठीक है। तो इस तरह से हो गया तद्भव शब्द। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं देशज शब्द के बारे में। दिख रहा है आपको? देशज शब्द के बारे में। देशज माने क्या होता है? देखिए देशज बना है दो शब्दों से मिलकर, देश धन ज। देश माने होता है, यहाँ देश का मतलब देश से नहीं है, यहाँ देश का मतलब गांव से है। और ज मतलब होता है से जमने वाला या पैदा होने वाला, यानी ऐसा शब्द जो गांव की सीमा में पैदा हुआ और वहीं सिमट कर रह गया। मतलब गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाया। मान लीजिए एक गांव से दो गांव गया, मतलब उसका प्रचार वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना मेहरारू, मनसेधु, ठीक है। तो अब जैसे औरतों को मेहरारू बोला जाता है, मनसेधु माने व्यक्तियों को, ठीक है। लोटा, थरिया, डेबरी, मनई, गोरू, पशु वगैरह, ठीक है। तो ये देशज शब्द हैं, यानी जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर, देखिए ये सब ज़्यादातर पूर्वांचल वाले यूज करते हैं, ठीक है ना। हम भी पूर्वांचल के हैं, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ ऐसा नॉर्मली शब्द देखने को मिलता है, आपके यहाँ भी मिलता होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विदेशी शब्दों के बारे में, ठीक है। तो विदेशी शब्द कौन से होते हैं? देश की बाहर की भाषाओं से आकर जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि विदेशी शब्द हैं। जैसे टाइम, टाइम तो इंग्लिश का शब्द है यार। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, साइकिल हो गया, कफन हो गया, कुर्ता पायजामा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। तो जब हम चैप्टर में आएंगे ना तो वहाँ डिटेल्स आपको बताएंगे कि विदेशी शब्द में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आलू कहाँ का शब्द है, तो आलू पुर्तगालियों का शब्द है, पुर्तगालियों ने दिया था उसे, क्योंकि आलू पुर्तगालियों के यहाँ ही होता था, उन्होंने हमको बोना सिखाया था और हमने वहाँ का सीख लिया। तो आलू जो नाम दिया था उन्होंने दिया था। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे फंडे बताऊंगा जो आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए बातें करते हैं। इसी तरह संकर शब्द जिसको एक्स्ट्रा जोड़ा गया था, चार ही होते हैं लेकिन पांचवा में आ गया। कहता है जब देसी और विदेशी दोनों मिक्स कर लेते हैं तो उसे संकर बोलते हैं। जब देसी शब्द और विदेशी शब्द आपस में मिल जाएं और एक नया शब्द को जन्म दे तो उसे संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेल, रेल तो इंग्लिश है, और गाड़ी, तो रेल और गाड़ी मिलके क्या होगी? रेलगाड़ी। किताब घर, गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर, लाठी चार्ज, ठीक है ना, रेल विभाग, फिल्म उत्सव। देख रहे हैं कैसे देखिए उत्सव संस्कृत शब्द है, ठीक है, और फिल्म इंग्लिश शब्द, इंग्लिश का संस्कृत शब्द ने मिक्स करके बना दिया फिल्म उत्सव, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे। आगे देखिए अर्थ के आधार पर, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि अर्थ के आधार पर जब हमने बांटा तो ये चार टाइप के हो गए। अर्थ के आधार पर कितने टाइप हो गए? चार टाइप के हो गए। तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे आपको याद करना है थ, तो थ बनता है चार की तरह, तो इसलिए आप याद करिए कि अर्थ में कितने होते हैं? चार। ये एक्सेप्शन टाइप में था, ठीक है। तो हमने दो तो मैंने देख लिया, रचना के आधार पर तीन, उत्पत्ति के आधार पर चार, ठीक है, और अर्थ के आधार पर भी कितने हो गए? चार, ठीक है। आइए बात करते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द और अनेकार्थी शब्द, ठीक है।
तो पर्यायवाची माने क्या होता है? पर्यायवाची तो सभी को पता है, इसका भी हम लोग चैप्टर करेंगे, एक एक चैप्टर डिटेल से बताऊंगा कौन कौन से पर्यायवाची आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। और कुछ टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची आप याद कर सको। जैसे सूर्य, तो सूर्य को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे रवि बोलिए, भानु बोलिए, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है ना। ये सभी का सभी नाम किसका है? सूर्य का ही है। तो सूर्य की पर्यायवाची यानी जब किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति अथवा किसी भी एक चीज़ को अनेक नामों से जानते हैं तो जो अनेक नाम होता है वो क्या कहलाता है? पर्यायवाची कहलाता है, ठीक है ना। इसी से कुछ मिलता जुलता यहाँ पे होता है, देखिए समोच्चारित, लेकिन समोच्चारित अलग होता है, देखिए सॉरी अनेकार्थी। अनेकार्थी माने क्या होता है? देखिए जब एक शब्द का कई नाम हो तो क्या है? पर्यायवाची है, ध्यान समझिएगा। जब एक शब्द के कई नाम हो तो क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं तो वो क्या है? अनेकार्थी है। जैसे द्विज, जैसे हम सूर्य चंद्रमा को नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, प्रकाश को नहीं बोलते हैं, तो सूर्य के लिए स्पेसिफिक अलग अलग नाम हैं। लेकिन जो द्विज शब्द है ना, इसका मीनिंग बहुत होता है। जैसे द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने अंडज भी होता है, द्विज माने प्राणी भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, चंद्रमा भी होता है। मतलब आप कहीं से कोरिलेट करोगे तो आपको कहीं से भी ये समझ में नहीं आएगा कि यार इसके बीच में आखिर संबंध क्या है। कि द्विज हम पक्षी को भी बोलते हैं, दांत को भी बोलते हैं, दांत का संबंध अंडा से, अंडा का संबंध प्राणी से, प्राणी का संबंध ब्राह्मण से, ब्राह्मण का चंद्रमा, मतलब क्या है ये। तो ये आपको मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स दे दूंगा जिसके थ्रू आप याद कर लें चीज़ों को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते हैं। विलोम शब्द तो सभी को पता होगा, यहाँ पे विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे दिन रात हो गया, अपना पराया हो गया, तो ये विलोम हो गए। समोच्चारित जिनका उच्चारण एक जैसा होता हो लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है, जैसे अंश, अंश माने भाग होता है, एक अंश माने कंधा होता है। तो इस तरह से, ठीक ना, तो इस तरह से क्या होता है? समोच्चारित उच्चारण आपका एक जैसे ही होगा लेकिन उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा और है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, ठीक है। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? तो यहाँ होते हैं 3। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। आइए, ये इतना बड़ा देख के मत जाइए, देखिए यहाँ पे हाफ कर लीजिए, देखिए कुल 6 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 और आधा तो 2 मिला के 6, ठीक है ना। कुल 6 शब्द हैं तो 6 का आधा हमको करना है, 6 का आधा कितना होता है? 3, ठीक है। अच्छा, अर्थ वाले को आप ऐसे भी तो याद कर सकते हो, 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4। तो आपको याद करने का सिर्फ एक फंडा दे रहा हूँ मैं, बाकी आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, शब्द का अभिधा रूप अगर आप किताबों से पढ़ोगे ना, बाय गॉड आपको आ ही नहीं सकता समझ में, कोई आपको समझा नहीं सकता। और टीचर अगर आप क्लास में पढ़ाएगा ना आपको, वो इतना कंफ्यूज कर देगा, इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप खुद ही छोड़ दोगे, यार हिंदी छोड़ो, करना ही नहीं है। तो लेकिन मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से मेरिट बनती है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप, ये 3 टाइप के हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो एकदम बहुत सिंपल है, बहुत सबसे आसान तो यही है और मज़ेदार भी ये है। देखिए, शब्द का अभिधा रूप, अभिधा माने देखिए दोस्तों क्या होता है? अभिधा माने होता है सीधा सीधा। अभिधा माने क्या होता है? सीधा सीधा। जहाँ किसी शब्द का सीधा सा रूप प्रस्तुत कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं? अभिधा रूप कहते हैं शब्द का। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है, तो तुम सीधी सीधी बात कर रहा हूँ क्या? मैं इसमें कुछ घुमा फिरा रहा हूँ क्या? राम कक्षा का अच्छा लड़का है, इसमें क्या घुमा रहा हूँ? कुछ नहीं घुमा रहा हूँ। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ बता दिया कि राम कक्षा का कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो बात यहाँ अच्छा ही कि नहीं है? बात है कि एकदम मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, एकदम सीधा सीधा बोला आपको, कोई घुमाव चढ़ाव नहीं है। तो ये शब्द का अभिधा रूप होता है। लेकिन शब्द का लक्षणा रूप, लक्षणा माने होता है लक्षण, और लक्षण माने क्या होता है दोस्तों? देखिए, लक्षण माने होता है किसी के कैरेक्टर को तुलना किसी अलग सी चीज़ से कर देना। जैसे जब किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, जैसे राम अच्छा था तो सीधे बोल दिए होते कि राम अच्छा है, हमने उसको थोड़ा सा और तारीफ किया, क्या बोला कि राम कक्षा का शंकराचार्य है। देखिए, शंकराचार्य कहने से राम कक्षा का शंकराचार्य नहीं हो गया, राम क्या हो गया? कक्षा का शंकराचार्य नहीं होगा। शंकराचार्य कहने वाले शंकराचार्य ज्ञानी थे, तो राम कक्षा का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही चरित्रवान लड़का है। तो
मीनिंग क्या निकला, मीनिंग मतलब हमने क्या किया, उसके लक्षण में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, लक्षण में क्या परिवर्तन किया, लक्षण में चेंज नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लक्षण को लाके यहाँ पे, शब्द को लाके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लक्षण रूप। अगर मैं बात करूँ शब्द के व्यंजना रूप की, ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यंजना का मतलब होता है दोस्तों व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण करना, मतलब व्यंग करना। आप कहते हैं ना मेरे पर व्यंग किया जा रहा है, व्यंग करना, कटाक्ष करना, ठीक है ना। तो बोलो राम कक्षा में गोबर गणेश है, क्या है, गोबर गणेश। तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी तुलना गोबर और गणेश से कर रहा हूँ। ठीक है, गोबर गणेश मतलब क्या है, बहुत ही गधा लड़का है। ठीक है, तो ये कर सकता हूँ मैं, सिंपल सी बात है। तो राम कक्षा का गोबर गणेश है, तो सिंपल सी बात है ये। मतलब ये कैसा रूप, आपके एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक अलग सा, ठीक है ना, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा रूप है, कौन सा लक्षण है। देखिए आप ही बताओ, किसी का मुख जो है वो चंद्रमा हो सकता है, नहीं ना। तो मैंने तुलना किया, मतलब मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा इतना सुंदर है, ठीक है ना, सीता का मुख, तो वो क्या है, मतलब अच्छाई बता रहा हूँ। मुखी की बात कर, अगर मैं बोलता कि सीता एक सुंदर लड़की है, ठीक है, तो सीधा सीधा बोल दिया मैंने, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब क्या है, लक्षणा रूप हो गया। ठीक है ना, और अब सीता के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, जान दीजिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं प्रयोग या विकार के आधार पर। ये आखिरी है दोस्तों, प्रयोग या विकार के आधार पर दो होते हैं। ठीक है, यूजेस के आधार पर कितने होते हैं, दो शब्द होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो विकारी को हम सविकारी बोलते हैं और अविकारी तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, ठीक है, विकारी शब्द या सविकारी शब्द का था। विकारी का मतलब होता है दोस्तों विकृत करना, अब विकृत करना मतलब होता है बदल देना, विकृत करना मतलब बदल देना, यही छिपा हुआ है आंसर। ठीक है, जिसको, अच्छा अगर एक बार आप इसको पढ़ लिए, दोबारा आपके क्वेश्चन में आया विकारी, तो आप समझ नहीं जाएंगे कि मैंने बदलने की बात कही थी। ठीक है, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हर जगह इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। देखिए जितने भी संज्ञा होते हैं, संज्ञा के जितने भी शब्द हैं, सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं, विशेषण के जितने भी शब्द हैं, क्रिया के जितने भी शब्द हैं, ये सब के सब विकारी शब्द होते हैं। जैसे चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सर्वनाम को। जैसे मैं जब बोलता हूँ मैं वर्ड, तो मैं अपने लिए भी शुरू बोलता हूँ, मैं नितिन गुप्ता, मैं अपने लिए बोलता हूँ। अगर आपका नाम ठीक है ना, आपका नाम मान लीजिए चंद्रजीत है, आपका नाम सुरेश है, महेश है, सीता, गीता, कुछ भी है, आप भी अपने लिए मैं बोलते हो। तो क्या मैं जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है ना। माता पिता ठीक उसी तरह से, तो हमारे ही माता पिता, आपके ही माता पिता, तो अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए एक लाइन के बाद, जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सब के सब विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, सब के सब विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अविकारी शब्द की। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, यानी जो कहते हो बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हे, हो, अरे, अबे, किंतु, पंतु, परंतु और या, ये सब जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी में क्या होते हैं, जैसे आप जब वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ते हो, उसी तरह जब हिंदी में पढ़ेंगे तो उन चार के अलावा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्रिया विशेषण, तो एक क्रिया विशेषण हो गया, संबोधनवाची हो गया, समुच्चयवाची हो गया और संबंधवाची हो गया, ये चार पढ़ने पड़ेंगे। तो इन चार, ये चार के चारों जो होते हैं किसके पार्ट होते हैं, ये अविकारी के पार्ट होते हैं। जैसे हे, हो, अरे, अभी, मतलब ये संबोधन दे रहा है। ठीक है ना, संबोधन वाले शब्द हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रिया विशेषण की, धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, ये सब क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। समुच्चयवाची में क्या होते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब समुच्चयवाची होते हैं। संबंध में तक, भर, जैसे यहाँ तक, वहाँ तक, ठीक है ना, भर, अथवा, या, ये सब क्या होते हैं, संबंधवाची होते हैं। दोस्तों इस वाले टॉपिक को आप घबराई मत, जब मैं चैप्टर में आऊँगा ना तो डिटेल्स इन सबको पढ़ा जाएगा। ठीक है, आखिरी बात करता हूँ निरर्थक शब्दों के बारे में, यानी जो बिना अर्थ के हों, ठीक है, जिनका अर्थ ना निकलता हो। जैसे राम वाम बोलते हैं, राम वाम कहाँ गए यार, आए नहीं क्या अभी तक। तो राम वाम, तो राम तो है, वाम कौन है, से रोटी वोटी बनाए, तो रोटी वोटी, तो रोटी तो है, वोटी क्या होती है, पानी वानी पियोगे, पानी वानी मतलब पानी तो ठीक है, वानी क्या होती है, लड़की उड़की कहाँ है, तो लड़की तो ठीक है, उड़की क्या होता है। तो एक मतलब यहाँ पे जो मीनिंग देख रहे हैं ना, ये निरर्थक मीनिंग है। ये जो इधर देख रहे हैं ये क्या निरर्थक मीनिंग है, इधर तो सार्थक है लेकिन इधर क्या है निरर्थक। तो वही मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों, ये चैप्टर होगा, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में। ठीक है,
वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे और वेट करिएगा। देखिए मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ लोगों का कहना है कि सर आप यूपीपीसीएस के हिसाब से अपलोड नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं जितना अपलोड कर रहा हूँ, मैंने आपसे बोला ना मैं 24 सितंबर तक सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे पर भरोसा करिए और मैं जितना डेली अपलोड करता हूँ कम से कम उतना डेली आप पढ़ते रहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि 2017 तक आप सक्सेस हो जाएं, आपको नौकरी मिल जाए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा और ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपको मेरे पर भरोसा हो। तो अगर भरोसा हो तो आप पढ़ाई करो, नहीं